हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपको जो है ये बताना चाह रहा हूँ, ख़ास तौर से जो एसआई डिप्लोमा कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताना चाह रहा हूँ कि अब जो एग्ज़ामिनेशन आपके होंगे जो जून में होने वाले हैं, वो एग्ज़ामिनेशन जो हैं वो ऑफलाइन होंगे और उसी तरह से होंगे जैसे आज तक आप एग्ज़ाम देते आए हैं। और आपको जो था एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बिठा दिया जाता है और वहाँ पर बैठने के बाद में आपको एक रोल नंबर इशू किया जाता है। एग्जामिनेशन हॉल का टिकट मिल जाता है पहले ही, और फिर आप वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे जा कर के लिख कर के कॉपी के अंदर अपने जो प्रश्न पत्र होता है उसका आंसर देते हैं। और जब आप ये आंसर देते हैं तो उसका मूल्यांकन करने के बाद में फिर आपको जो है आपका रिजल्ट घोषित किया जाता है और आपको आप पास हैं या फेल हैं ये बताया जाता है। तो अब तक आपने ऑनलाइन एग्जामिनेशन दिए थे और ऑनलाइन आपकी क्लासेस चली थी कोरोना की वजह से, और अब क्योंकि कोरोना समाप्त हो गया है, ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। और जब ऑफलाइन क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं तो अब आपके जो यूनिट टेस्ट हैं, अब जैसे कि आपका जो B1 और B2 बैच है, इनका यूनिट टेस्ट थर्ड होने वाला है। और जब इनका यूनिट टेस्ट थर्ड होगा तो ये भी ऑफलाइन ही होगा, यानी एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको थ्योरी पेपर दिया जाएगा। और जैसा कि आपको पता है कि पहले ऑनलाइन जब एग्जामिनेशन होते थे, यूनिट टेस्ट होते थे, तो मोस्टली क्वेश्चंस जो होते थे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते थे, जिसमें आपके पास में चार आंसर्स दिए जाते थे और उनमें एक उस क्वेश्चन का आंसर सही होता था और तीन आंसर गलत होते थे। फिर आपको उसमें सही आंसर को टिक कर देना होता था, जिससे कि आप क्लिक कर देना होता था, जिससे कि ये पता लग जाता था कि भाई आपने सही आंसर क्लिक कर दिया तो आपको उसके नंबर मिल गए। यानी आपसे उस टाइम 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 100 क्वेश्चन में से 400 मतलब ऑप्शंस होती थी, उनमें से 100 ऑप्शन सही होती थी और उन ऑप्शंस को आपने क्लिक कर दिया तो फिर आप वो मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन अब क्योंकि ये पेपर आपका जो है वो ऑफलाइन होगा और इस ऑफलाइन पेपर में जो टोटल ड्यूरेशन होती है एग्जामिनेशन पेपर की वो 3 घंटे की होती है। यानी आपको जो पेपर दिया जाएगा उसको 3 आवर्स के अंदर सॉल्व करना है। तो जैसे आपका 2 बजे से पेपर शुरू होगा तो 5 बजे तक पेपर चलेगा। अच्छा, इसके बाद में ये जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र के अंदर हिंदी में भी मतलब प्रश्न होंगे, क्वेश्चंस होंगे, और इसमें इंग्लिश के अंदर भी क्वेश्चंस होंगे। तो जैसा आपने मतलब माध्यम लिया है पढ़ने का, इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए। अगर आपने हिंदी मतलब ऑप्शन दिया है तो आप हिंदी वाले ऑप्शन को देख लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर जो पहला प्रश्न होगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन होगा, यानी अ, जिसको आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आपका करीब ये समझ लीजिए कि 25 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 विल कैरी 25 मार्क्स, 25 नंबर होंगे। और इसके अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन जो होंगे एक एक नंबर के होंगे। यानी प्रश्न 1 1 नंबर का, 2 1 नंबर का, 3 1 नंबर का, इस तरह से 25 जो क्वेश्चंस हैं उन हर एक क्वेश्चन का एक एक नंबर होगा। और अगर आपने ये 25 क्वेश्चन सही आंसर दे दिए तो आपको 25/25 नंबर भी मिल सकते हैं। अगर जितने आपके आंसर्स गलत होंगे वो आपके नंबर नहीं मिलेंगे उनके जो हैं। लेकिन हाँ, नेगेटिव मार्किंग हम नहीं करते और आपका आंसर अगर गलत भी है तो हम उसके आपको मार्क्स नहीं काटते हैं। अब मैं आपके क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेपर, अभी आपका यूनिट टेस्ट जो है
थर्ड यूनिट टेस्ट होने वाला है, और जब थर्ड यूनिट टेस्ट होने वाला है तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बता सकता हूं कि इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राम सभा जो है कैसे गठित की जाती है, मतलब ग्राम पंचायत किस तरह से बनाई जाती है, या नियोनेटल पीरियड कब तक का होता है, दूसरा क्वेश्चन है, या जो एम्ब्रियो है, भ्रूण है, उसका हृदय कब से धड़कने लग जाता है, या मलेरिया वीक कब मनाया जाता है, या नर्सिंग एक्ट जो था, बॉम्बे नर्सिंग एक्ट, ये कौन से सन में मतलब पास किया गया था, या अल्मा आटा डिक्लेरेशन क्या है, या आईयूसीडी का पूरा नाम बताइए। ठीक है। या फिर आपसे पूछते हैं कि मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का फार्मूला बताइए, या फिर आपसे पूछते हैं कि पीपीटीसीटी क्या होता है, तो इसका आंसर आपको देना है। आरसीएच प्रोग्राम का पूरा नाम बताइए, तो आपको इसका पूरा नाम बताना है। अच्छा, इसके बाद में ये 10 क्वेश्चंस हो गए। तो इन 10 क्वेश्चंस में आपने अगर सही सही इनके आंसर दे दिए तो 10 नंबर आपके बन गए। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आपका 11वां क्वेश्चन जो होगा, तो इसमें मल्टीपल चॉइस के आंसर्स होंगे, यानी उसमें 3 आंसर्स दिए हुए, उनमें एक आंसर सही है तो उसको आपको टिक करना। तो जैसे ये पूछेगा कि भारत में रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट जो था वो कब लागू किया गया, तो आपको पता है इसमें ये 4 ऑप्शन देगा आपको कि भाई 1965 में, 1969 में, 1970 में, या 1971 में। तो इसका सही आंसर है 1971। अच्छा, इसी तरह से लो बर्थ वेट बेबी जो होता है, इसका कारण क्या होता है, तो आपको सामने ऑप्शन दिए गए कि माँ के द्वारा तंबाकू का सेवन करना, या माँ के द्वारा शराब पीना, या ये दोनों, तो आपको इसका आंसर होगा दोनों। अच्छा, इसी तरह से फाइलेरियसिस के उपचार के लिए कौन सी दवाई दी जाती है, तो इसमें जैसे डीईसी लिखा है, क्लोरक्विन लिखा है, प्रामाक्विन लिखा है। अब आपको इसमें जो एक सही आंसर है उसको सेलेक्ट करना है, तो इसका सही आंसर है डीईसी। अच्छा, इसके बाद में डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और नई दिल्ली के अंदर है, न्यूयॉर्क में है, जेनेवा में है, या काठमांडू में है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पता है न्यूयॉर्क के अंदर डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक जो स्पर्मेटोजोआ होता है, शुक्राणु होता है, उसका जीवन काल कितने घंटे होता है, तो आपको बताना है कि 3 से 5 घंटे, 24 घंटे, या 72 घंटे, तो इसका आंसर है आपका 72 घंटे। इसी तरह से हमारे देश में जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनका वजन कितना होता है, तो इट इज़ यूजुअली मोर देन 2500 ग्राम, अबो अबो 2500 ग्राम। तो अगर 2500 ग्राम से कम उसका वजन होता है तो लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। और इसमें आपको ऑप्शन दिया है 1500 ग्राम का, 2000 ग्राम का, 2500 ग्राम का, 3000 ग्राम का, तो आपको जो सही आंसर है उसको टिक करना। अच्छा, इसके सिवाय मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है वो कब किया जाता है, ये एक्ट कब पास हुआ था, तो ये एक्ट जो था 1977 में पास हुआ था। तो ये आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये एक्ट जो था 1977 में पास हुआ, जबकि इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं कि 1954, 1956, 1971। अच्छा, इसके सिवाय जो मैस्चुरेशन होता है लेडीज को, वो कितने दिन के अंतर से होता है, यानी 20 दिन के बाद में, 28 दिन के बाद में, 25 दिन के बाद में, या 30 दिन के बाद में, तो आपको इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर देना है। तो जो यूजुअल मतलब आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो आफ्टर 30 डेज होता है, मतलब महीने में एक बार होता है। अच्छा, इसके बाद में टीबी वीक जो है वो कब मनाया जाता है, तो आपको पता है कि 24 मार्च जो होता है अभी चला गया है, तो उस दिन जो है टीबी वीक मनाया जाता है। तो इसमें भी आपको कई डेट दे देंगे, जैसे 7 अप्रैल, 24 मार्च, 30 मई। अच्छा, इसके बाद में
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रेगनेंसी है उसका सेकंड ट्राइमेस्टर कब से शुरू होता है। तो आपको पता है कि 12 से 28 सप्ताह तक जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है। उसके बाद में 15 से 30 सप्ताह जो होता है, नहीं सॉरी, 12 से 23 तक सेकंड ट्राइमेस्टर होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो आपका शुरू होता है 12 से 28 सप्ताह तक। सेकंड ट्राइमेस्टर 12 से 28 सप्ताह तक शुरू होता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है वो इसके बाद में शुरू होता है, मीन आफ्टर 28 टू 40 वीक्स जो होता है। तो ये आपका फोर्थ ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। अच्छा, इसके बाद में ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड अब डेथ एक्ट है, इसमें कौन से फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आपको फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म 1 और फॉर्म 2 जो होते हैं ये यूज किए जाते हैं। डीपीटी वैक्सीन किस बीमारी के लिए यूज किया जाता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किस किस बीमारी के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है शव को निपटाने के क्या क्या मतलब तरीके हो सकते हैं एक डेड बॉडी को डिस्पोजल करने का, तो वो आपको बताना पड़ेगा। देन 1 महीने का होने पर बच्चे को कौन सा टीका दिया जाता है, तो ये आपको बताने, डीपीटी पोलियो जो होता है ये दिया जाता है। अच्छा, और रुई के प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी होती है, तो बाइसेनोसिस जो होता है वो एक बीमारी होती है। अच्छा, तो ये आपके 25 क्वेश्चंस हो गए। और उसके बाद में फिर जो नेक्स्ट आपका सेकंड मतलब ये सेकंड क्वेश्चन है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको 8 क्वेश्चन लिख करके दिए जाएंगे। और इसमें मतलब इस तरह से 5 क्वेश्चन होंगे टोटल। पहला क्वेश्चन 25 नंबर का हो गया। बाकी के जो ये 4 मतलब प्रश्न हैं जो कि बी सी डी जो होंगे, तो बी जो है वो आपके 25 नंबर का होगा। इसमें आपसे 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनमें से आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। जैसे कि आपसे पूछा गया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर के कितने सब सेंटर्स होते हैं, या ईएसआई एक्ट क्या होता है, या रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो है इसके बारे में लिखिए, या डबल एंट्री जो होती है उसके बारे में लिखिए, या सेंट्रल इंस्पेक्टर के क्या फंक्शंस होते हैं इसके बारे में बताइए, या आंगनबाड़ी वर्कर जो होता है उसके काम क्या होते हैं, या डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज जो है तो उसका क्या फंक्शन होता है, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो ये 8 क्वेश्चन हैं, इनमें आपको 5 क्वेश्चन जो है उनका आंसर देना होता है। और एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर के आंसर कैरी करता है। और ये जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चन का जब आंसर आप लिखते हैं कॉपी के अंदर, तो बहुत लंबी चौड़ी कथा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आंसर शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट, यानी वो बिल्कुल सही होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। और 10 लाइन काफ़ी होती हैं, 10 लाइन में आप आंसर अच्छी तरह से क्वेश्चन का दे सकते हैं। इसके बाद में जो आपका सी पार्ट है क्वेश्चन पेपर का, तो ये भी 25 नंबर का होगा। और इसमें फिर 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। जैसे कि आपसे पूछते हैं कि प्रसव पूर्ण शिशु की मृत्यु का कारण क्या होता है, या फिर आपसे पूछा जाता है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है, या फिर आपसे पूछा जाता है जो है सांकेतिक बाल विकास परियोजना आईसीडीएस प्रोग्राम जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। या आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर डिफरेंट स्टेज ऑफ लेबर, यानी प्रसव के अलग अलग चरण कौन कौन से हैं, या नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम कौन सा है, या कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूबॉर्न की कैसे देखभाल करते हैं, हाउ यू विल केयर एंड केयर ऑफ द न्यूबॉर्न एंड हाउ विल यू इंस्पेक्ट ए न्यूबॉर्न बेबी। तो एक नवजात जो बच्चा है उसको किस तरह से आप देखेंगे, किस तरह से उसकी केयर करेंगे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूनिसेफ क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, या डब्ल्यूएचओ क्या है, डब्ल्यूएचओ के फंक्शंस क्या है। उसके बाद में जो आपका डी क्वेश्चन है, मतलब आपका
डी जो है, डी जो है ये भी आपका 25 नंबर का होता है और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे व्हाट इज अंडर 5 क्लिनिक जो है, या डॉट प्रोग्राम क्या है, या पाई चार्ट क्या होता है, या डेमोग्राफी किसको बोलते हैं, या रेडिएशंस जो होते हैं उनका क्या दुष्प्रभाव होता है, और गॉबिफ जो है उसका विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी का कारण क्या होता है, या मदर्स की डेथ जो होती है उसका कारण क्या होता है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, और जब आप इन क्वेश्चंस का सही आंसर दे देंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। लेकिन इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ ही प्रश्न का आंसर दें। अब 5 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, आपने उसमें से 3 या 2 ही किए, तो नेचुरली आपने 3 क्वेश्चन जो थे, जो 15 नंबर के थे, वो अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो फिर उसके मार्क्स कौन देगा आपको। इसलिए पूरे क्वेश्चंस आप अटेंड करिए, और जितना आंसर आता है आप उतना आंसर उसका लिखिए, लेकिन उसको बिल्कुल छोड़िए मत। यानी आपको अगर 5 प्रश्न पूछे गए तो पांचों का उत्तर दे दीजिए। तो यानी 5, 10, 15 क्वेश्चंस जो है, तो पूरे के पूरे जो 15 क्वेश्चंस हैं उनका आप आंसर दीजिए, तो उससे आपके मार्क्स जो हैं अच्छे रहेंगे। और अगर आपने 100% पेपर को अटेम्प्ट ही नहीं किया तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे यूनिट टेस्ट के अंदर। और सिर्फ ये बात यूनिट टेस्ट की नहीं है, बात है आपके एनुअल एग्जामिनेशन की, यानी जब सालाना परीक्षा होगी आपकी जून के अंदर, उसकी डेट्स आ चुकी हैं, तो उसको आपको इस बात का ध्यान रखना है खास तौर से कि पेपर को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद में शांतिपूर्वक उसको 1-2 बार पढ़ लीजिए पेपर को, और फिर अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देने शुरू करिए, और ख़ास तौर से उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करिए जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे आते हैं। और होता ही है कि जब आप अच्छे आंसर्स लिखते हैं पेपर के अंदर, तो जो एग्जामिनर होता है वो आपके अच्छे आंसर्स को देख करके वो प्रभावित होता है, और वो ये सोचता है कि ये स्टूडेंट जो है ये पढ़ने वाला है, इसको इन प्रश्नों का उत्तर मालूम है। अगर डायग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो डायग्राम भी सुंदर सा बनाइए, उसको नामांकित करिए, क्योंकि आपका जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि हार्ट का डायग्राम बनाइए, या आप जो है रीनल सिस्टम का मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाइए, या रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाइए, या पाचन संस्थान का डायग्राम बनाइए, स्किन का डायग्राम बनाइए, आई का डायग्राम बनाइए, उसको लेबल करिए। तो ये डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए फाइनल एग्जामिनेशन के लिए। और जहाँ तक सवाल है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए, तो लगातार पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, और ऑनलाइन अब कोई क्लास नहीं हो रही है, आपकी ज़्यादातर क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन ही हो रही है। यू आर कमिंग इन द इंस्टीट्यूशन, तो हमारी कोशिश होती है कि हम आपको अच्छी तरह से विषय को समझाएं। और आप अभी क्योंकि आपका ये 3rd यूनिट टेस्ट होने वाला है, इसलिए मैंने आपसे सिर्फ 3rd यूनिट टेस्ट के पेपर के बारे में ही बात की है। तो आप इस मेरे वीडियो को देखिए, और देख करके और इस पे अपने कमेंट्स दीजिए, और जितना आप इसको देखेंगे उतना आपको समझ में आएगा कि जो ऑफलाइन पेपर्स किस तरह से होते हैं और इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स से जो है विदा लेता हूँ, और जो मेरे यूट्यूब के दर्शक हैं, वो दर्शक भी अगर इंटरेस्टेड हैं सेंटर इंस्पेक्टर डिप्लोमा कोर्स के विषय में, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस वीडियो के बारे में। तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और जो बेल आइकॉन है उसको टच करना बिल्कुल न भूलिए, और सब्सक्राइब अवश्य करिए मेरी
यूट्यूब चैनल को। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर भारती का आपको नमस्कार।